नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, आज पूरे देश में कोरोना की जो दूसरी वेव की लहर चल पड़ी है, कितनी खतरनाक है, कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, इसका आकलन दुनिया भर के टीवी चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम जो चल रही है कोरोना अवेयरनेस को लेकर के, उसी के अंतर्गत आज हम आपके बीच कुछ ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो बताएंगे कि आखिर कोटपुतली उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह से कोरोना से आम जन की सुरक्षा के प्रयास किए गए हैं। कौन कौन लोग ऐसे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके माध्यम से लोगों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। कोरोना महामारी के दौर में जो कोरोना की दूसरी जो संक्रमण की लहर चली है, उसकी भयावह स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अपील जारी करते हुए यह बात कही गई है कि हालात उत्तरोत्तर बेकाबू होते जा रहे हैं। आवश्यकता है तो केवल पूरे प्रदेश की जनता को जागरूकता का परिचय देते हुए एकजुटता के साथ एक दूसरे का सहयोग किए जाने की। माना जाता है कि बचाव की उपचार है, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, बार बार हाथ धोना है जरूरी। ये तमाम वो स्लोगन्स हैं जो कि एक संजीवनी की तरह कार्य कर रहे हैं। माना कि पहले जब कोरोना की लहर आई थी उस समय हर एक व्यक्ति अनजान था, डरा हुआ था, भयभीत था। कोई संसाधन नहीं थे, कोई तकनीक नहीं थी, कोई लैब नहीं थी, लैब में वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू नहीं था, यानी वो तमाम चीजें 365 दिन का कार्यकाल कवर करते हुए और आज 2021 में आ खड़ी हुई है। निसंदेह जहां पहले कोरोना की लहर में आम आदमी डरा हुआ था, तो वहां इस वाली लहर के अंतर्गत हर एक व्यक्ति जागरूक है, नहीं है तो उसे जागरूक होना होगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बीडीएम हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत से। आखिर वो बताएंगे यदि हालात बेकाबू होते नजर आते हैं तो जिला स्तरीय हॉस्पिटल में आखिर कोविड लैब बनाए जाने के साथ साथ एक कोविड के लिए एक वार्ड भी आपके द्वारा बनाया गया है। क्या हमारे संसाधन हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, क्या हर एक बेड के ऊपर ऑक्सीजन उपलब्ध है और किन परिस्थितियों में हमें अन्य वार्डों को शिफ्ट करना पड़ सकता है और स्थिति यदि ज्यादा बिगड़ती है तो मजबूरन उन्हें जयपुर शिफ्ट करना पड़ेगा। हम बात करते हैं डॉक्टर चैतन्य रावत से। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और इसकी भयावह स्थिति को देखते हुए राजस्थान में एक तरह से मिनी लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। बात यदि कोटपुतली राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल की जाए तो इसका क्या अपडेट है अभी व्यवस्थाओं को लेकर, कोविड लैब को लेकर? कोविड लैब जो है हमारी चल रही है, राउंड द क्लॉक उसमें टेस्ट हो रहे हैं। 3 शिफ्टों में भी टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं। डेली के 600 से 800 वेरिएबल है, कभी कभी 800 से ऊपर भी टेस्ट डेली हो रहे हैं। रिपोर्ट राज पोर्टल पे डेली चलाई जा रही है और मरीज को उपलब्ध हो जाती है। दूसरी लहर भी आ गई है, लेकिन पहली लहर में जो मिले हमें वेंटिलेटर, उसकी उपयोगिता नहीं हो पा रही है पब्लिक के। 10 वेंटिलेटर जो BEL के आए थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, भारत सरकार द्वारा जो भेजे गए थे, उनका इंस्टॉलेशन आज तक नहीं हुआ है। उसके लिए हम लेटर पहले भी लिखे थे, बात की थी, आज भी लेटर लिखे हैं, कंपनी में भी डायरेक्ट बात की है। उनका जब भी आदमी आएगा वो इंस्टॉल होंगे। दूसरे जो मिनी वेंटिलेटर आ रखे हैं साथ, वो उनके लिए बकायदा ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रॉपर आईसीयू बैकअप है, वहीं वो काम में लिए हैं। 3 वेंटिलेटर हमारे पास पहले के आए हुए हैं, वो फंक्शनिंग है। और कोविड जो MCH बिल्डिंग में कोविड सेंटर हमारा जो चलाया जा रहा है, जिसमें भर्ती किए जाते हैं, उसमें 3 कमरों में अलग अलग वो रखे हुए हैं व्यवस्थानुसार। अगर कोई मरीज़ हमारे पास इस तरह का सीरियस आता है तो हम उसे उनको दिया जा सकता है। यानी 3 आईसीयू अस्पताल की फंक्शनिंग नहीं है। आईसीयू का सामान आना पेंडिंग है। आईसीयू का सिविल वर्क हो चुका है, बाकी उसका सामान आना, उसके लिए अगर से अलग से स्टाफ सेंक्शन सरकार द्वारा की जाएगी। ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है। मैं सामान के प्रेजेंट जो हमारे पास स्टाफ है, उस स्टाफ के साथ आईसीयू इस अस्पताल में नहीं चले जा सकते। आपने बताया कि मिनी वेंटिलेटर जो हैं वो इंस्टॉल तो कर दिए गए हैं, लेकिन वो उसकी फंक्शनिंग नहीं है, वजह क्या रहे? उनकी फंक्शनिंग इसलिए नहीं है कि उनके लिए इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि ये जहाँ पे प्रॉपर आईसीयू बैकअप हो वहीं काम में लिए जाए। दूसरे, अभी हमारे पास इस तरह के कोई सीरियस मरीज नहीं आए हैं जिसके लिए उनको काम में लिया जाए। जो लहर जिस तरह से कहते हैं काफ़ी आक्रामक है, खतरनाक है, इससे न केवल आम आदमी बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि हॉस्पिटल स्टाफ सिक्योर होना ज़रूरी है। वही सिक्योर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि चिकित्सालय में उनके लिए PPE मास्क, PPE किट भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। N95
N95 मास्क भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है तो स्टाफ जो वर्तमान बेड संख्या अस्पताल की है उसी आधार पर सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वर्तमान में कोविड एक्स्ट्रा है, इसके आउटडोर एक्स्ट्रा चल रहा है, स्क्रीनिंग भी हो रही है, स्टाफ भी लगाया जा रहा है। तो वर्तमान में जो स्टाफ अवेलेबल है वही ये काम कर रहा है। अतिरिक्त स्टाफ हमारे पास नहीं है। अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था अगर सेंक्शन आती है तो गवर्नमेंट से ही आती है। गवर्नमेंट नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से स्टाफ सेंक्शन देती है। हम अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था बनाए रखने में सजग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान स्टाफ जो हमारे पास कार्यरत है उसका अधिकतम उपयोग करते हुए हम जो व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें और हम इस बाबत पूरी कोशिश करते हैं। टोटल स्वीकृत बेड अस्पताल में 250 है। कोविड लैब में कितने बेड आपने अभी मैनेज किए हैं? कोविड लैब में आज के दिनांक में ये संख्या फिक्स नहीं रह सकती क्योंकि हम अस्पताल में आने वाले किसी भी मरीज को बेड देने से इनकार नहीं कर सकते जी। संबंधित जो भी मरीज आता है इमरजेंसी में आता है उसको हम बेड देने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमसे बेड उपलब्ध कराते हैं। नहीं, आपने जैसे कोविड वार्ड, हाँ, आज की तारीख में कोविड वार्ड अलग जो MCH वार्ड में चिन्हित हैं वो उन बेडों के अलावा जितने बेड हमारे पास अवेलेबल हैं इमरजेंसी टाइम में हम एक वार्ड को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर पाएंगे तो शिफ्ट करके एक वार्ड को भी कोविड के लिए खाली किया जा सकता है। लिहाजा इस व्यवस्था के तहत जो मरीज अभी भर्ती हैं उसके अलावा जितने भी बेड हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से 10 से 15 बेड कम करते हुए बाकी सभी बेड हम कोविड के नाम आरक्षित मानते हैं। व्यवस्थानुसार जब भी मरीज आएंगे तो उनको हम उपलब्ध वो बेड्स करवा पाएंगे जी। लेकिन ये संख्या फिक्स नहीं रह सकती, ये संख्या डे टू डे बदलेगी अनलेस कि सरकार जो है मतलब इसमें जिससे पिछले साल कोविड में नॉर्मल एक्टिविटीज़ या नॉर्मल एडमिशन या नॉर्मल ऑपरेशन सरकार द्वारा टाल दिए गए थे। अगर सरकार को आगे निर्णय लिया जाता है इस तरह का तो नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी कोविड पेशेंट्स के लिए पिछले साल की तरह ही बढ़ सकती है। असुविधा यदि स्टाफ को लेकर यदि होती है तो कैसे स्टाफ मैनेज होगा यदि पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो? जिस वार्ड से जो वार्ड खाली कराया जाएगा वहाँ पे जो आज की तारीख में कार्यरत स्टाफ है वही स्टाफ जो है कोविड के जो भर्ती मरीज होंगे उनकी देखभाल करेगा। वर्तमान में जो कोविड सेंटर हम संचालित कर रहे हैं उसमें स्टाफ लगाया हुआ है, वो स्टाफ वहाँ भर्ती मरीजों की देखभाल करेगा और व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी तदनुसार। अगर स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी तो फील्ड से स्टाफ को ऑन डेपुटेशन यहाँ लगाने के लिए सरकार को उच्च अधिकारियों को दिखा दिया जाए। चिकित्सालय में जो भी मरीज आए उसके परिजन आए वो एक तो शांति बनाए रखें, किसी से झगड़े फसाद की बात ना करें, स्टाफ की बात ध्यान से सुने, उसकी पालना करें और स्वयं भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आजकल 3 चीज़ें हैं कि आप 2 गज की दूरी, मास्क लगाएं प्लस सैनिटाइजेशन, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ वगैरह धोते रहें। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे वो खुद भी बच सकते हैं और अपने परिजनों को और अपने परिचितों को या संपर्क में आने वाले व्यक्ति को संक्रमण से वो बचा सकते हैं। निसंदेह जहां पहले कोरोना की लहर में आम आदमी डरा हुआ था तो वहां इस वाली लहर के अंतर्गत हर एक व्यक्ति जागरूक है, नहीं है तो उसे जागरूक होना होगा। हम बात करेंगे आज की इस कोरोना के दौर के अंतर्गत कोटपुतली उपखंड अधिकारी श्रीमती सुनीता मीना से। हम बात करेंगे क्षेत्र के ब्लॉक CMHO डॉक्टर रामनिवास यादव से और हम बात करेंगे पवन सैनी जो कि चीफ मैनेजर हैं आगार राजस्थान पथ परिवहन निगम के। बात करेंगे मंडी सचिव प्रीति शर्मा से। सबसे बड़ा हॉट सेंटर यदि कोई है तो सब्जी मंडी का वो परिक्षेत्र है जहां आउट ऑफ राजस्थान से भी सब्जी फल लेकर के गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट होता रहा है। हजारों की संख्या में लोग सुबह और शाम उस मंडी के जरिए इधर से उधर आते जाते रहे हैं। मैं समझता हूं कि किस तरह की माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या पहले की तरह सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या कि कुछ चीजें लोगों के हाल पर उनकी जागरूकता के नाम पर छोड़ दिया गया है। इसके लिए हम बात करेंगे प्रीति शर्मा से। तो किस तरह से चाहे वो प्रतियोगी परीक्षार्थी हो, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग हों, उन सभी को राजस्थान रोडवेज के माध्यम से क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, उन सारी चीजों से जानकारी से मुखातिब होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन कुमार सैनी जो कि CM हैं यानी चीफ मैनेजर हैं कोटपुतली आगार प्रबंधक के। और यदि बात करें डिप्टी CMHO से तो उनका बहुत साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि हर एक चीज के लिए केवल और केवल सरकार की ओर मुंह ताकते रहना बेहतर नहीं होगा। आवश्यकता है इस बात की कि हर एक व्यक्ति को अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए देश के विकास में और सहयोग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित
करनी चाहिए। उपखंड अधिकारी सुनीता मीना जो कि राउंड द क्लॉक बराबर मॉनिटरिंग करती हुई देखी जा सकती हैं। कभी वो मीटिंग के दौर में होती हैं तो कभी वो सड़कों के ऊपर होती हैं, कभी नगर पालिका प्रशासन के साथ चालान काटने की प्रक्रिया में शामिल होती हुई देखी जा सकती हैं। यानी उनकी टाइमिंग्स जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था को अंजाम देती है। तो पुलिस भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जैसे ही कल शाम 5 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होती है, वैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले समझाइश की जाती है और समझाइश के बाद यदि जरूरत पड़ी तो कुछ जगह सख्ती इस तरह से दिखाई कि उन्होंने बाजारों को बंद करवाया गया। और जो लोग इस बात के साक्षी थे कि जो बाजार बंद नहीं कर रहे थे, उन्हें भी इस बात की समझ आनी चाहिए कि यदि एक व्यक्ति ने भी लापरवाही की तो उसका खामियाजा आसपास के सराउंडिंग के सभी लोगों को उठाना पड़ेगा। अब हम आपको लिए चलते हैं एक साथ उन तमाम अधिकारियों के बीच में जो आपको बताएंगे कि अपने अपने डिपार्टमेंट की उन्होंने किस तरह से माकूल व्यवस्था करके रख छोड़ी है। जैसा कि आप सबको विदित है, कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम। इसमें राज्य सरकार के यही प्रयास है कि आम नागरिक को कोरोना से बचाया जाए। इसीलिए माननीय सीएम साहब ने कल रात को ही इसके लिए घोषणा कर दी थी और आज 16/4/21 को गृह विभाग से गाइडलाइन निकली है, जिसके अनुसार आज 16/4/21 को शाम 6 बजे से और दिनांक 19/4/2021 को प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वार रूम, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम इत्यादि से संबंधित कार्मिक आईडी के साथ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। न्यायिक सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्ता भी पहचान पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में अनुमत रहेगी। गर्भवती महिलाएं और रोगियों की चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाएं भी इसमें पूर्णतया उनको छूट है। और इसके अलावा जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है वो उसमें भी इसमें छूट है। भोजन व किराने का सामान, फल व सब्जियां, डेयरी व दूध और पशु चारा से संबंधित दुकानें जो हमारी 14/4/21 को जो गाइडलाइन निकली थी उसके अनुसार होगा, जिसमें कि दुकानें 5 बजे शाम के 5 बजे बंद हो जाएगी। 6 बजे तक पूरा स्टाफ अपने घर पहुंच जाएगा और रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। रोडवेज में जैसे कि गाइडलाइन निकली है उसके अनुसार 50% एक सीट छोड़कर एक सीट व्यक्ति बैठना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क का यूज करना है ताकि इस कोरोना से बचाव हो सके। हमने इस संबंध में अभी रैली भी निकाली थी। इसके अलावा मीटिंग्स भी की है, आम नागरिक को समझाया भी गया है और मेरे हिसाब से लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये जो सेकंड वेव आ रही है कोरोना की वो पहले से अधिक घातक है। लोग खुद भी समझदार हुए हैं और वो अब खुद ही आगे से चलाकर मास्क पहनने लगे। मेरे लोगों से यही अपील है और यही आशाएं हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टाइम सभी जागरूक हो चुके हैं, सभी टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन शॉर्टेज के कारण सभी का टीकाकरण अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद ही मास्क लगाने लगे हैं। 2 दिन में पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई आवश्यक कार्य होगा, इमरजेंसी में ही लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। कोरोना का दोबारा से रिटर्न हो रहा है। बीच में थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन अब दोबारा से स्पीड बढ़ गई है। इसके लिए हमें जैसे पिछले साल मार्च-अप्रैल में जो तैयारियां की थी वो पुनः करनी पड़ रही हैं और इस दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम हैं हम लोग उठा रहे हैं। और पिछले ट्रेंड को देखते हुए केसेस की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि हर प्रोग्राम और हर जानकारी के लिए हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। लोगों को अपने हिसाब से भी इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भीड़ नहीं करना और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। ये हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, आम आदमी भी जानते हैं, लेकिन चूँकि बीमारी इतनी जब तक खतरनाक रूप में नहीं आए तब तक लोगों का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। खतरनाक से मेरा मतलब है किसी के घर में अगर कोई कैजुअलिटी होती है वही इसकी भयावहता को समझता है। आम आदमी इसको इग्नोर कर रहा है, ये इसके बढ़ने में सबसे बड़ा कारक है।
खतरनाक से मतलब सिर्फ इसके जो बढ़ने की रफ्तार है जी वो ज़्यादा है, बाकी इसकी सीवियरिटी में किसी तरह का कोई नया ट्रेंड देखने में नहीं आया है। जी हाँ, ये इतना हम भी अपने मेडिकल प्रोफेशन से सुनते हैं और सीखते हैं कि अब लक्षण वाली कोई बात रही नहीं। जो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के भी हम इसका प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका तो सबसे प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया चीज़ है। इलाज तो इसका सिम्टोमेटिक ही है, बाकी प्रिवेंशन के लिए हम घर से बाहर बिना बात नहीं निकलें, आइसोलेट रहें, निकलना पड़े तो 2 गज की दूरी रखें, हैंड सैनिटाइज करके रहें। सरकार ने कोविड-19 के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं, वो बसों के लिए भी लागू हैं। सो बसों में भी आज से जो संचालन किया जा रहा है उसमें हमने एहतियात के तौर पर कुछ नई चीज़ें चालू की हैं। पहले से भी हो रही थी लेकिन आज से कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी है। सबसे पहले तो जो वाहन अपनी कार्यस्थल से निकल रही हैं और जो वापस आ रही हैं, निकलने से पूर्व और आने के बाद 100% वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ में चालक, परिचालक और अन्य स्टाफ जो भी वाहन संचालन में हमारे साथ है, बिना मास्क अलाउ नहीं किया जा रहा है। पैसेंजर्स के लिए भी हिदायत दे दी गई, कोई भी पैसेंजर गाड़ी में बिना मास्क सवार यात्रा नहीं करेगा। कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, जो बस की कैपेसिटी है उसका 50% ही पैसेंजर को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। मतलब जो बस में जहाँ 2 टाइप की सीटें हैं, एक 3 पैसेंजर की, एक 2 पैसेंजर की, तो 3 वाली सीट पे 2 पैसेंजर और 2 वाली सीट पे 1 पैसेंजर अलाउ किया जा रहा है। ऐसे कुल मिला के 25-26 पैसेंजर ही अलाउ हैं। बसों के लिए कोई अलग से स्टॉपेज हमने नहीं बनाए हैं। जो पूर्व में निर्धारित बस स्टैंड वो सारे चालू हैं। पैसेंजर्स के लिए पिक पॉइंट, जो पहले निर्धारित पिक पॉइंट थे, वो सारे पिकिंग पॉइंट पे बसें रोकी जा रही हैं। पैसेंजरों को भी समझाया जा रहा है कि कोविड-19 की पालना करते हुए मास्क लगाएं, गाड़ियों में भीड़ भाड़ ना करें। वाहन संचालन में हम ट्रिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने कुछ बढ़ाई भी है ताकि कल कर्फ्यू को देखते हुए जो भीड़ जुटी थी वो सोशल डिस्टेंसिंग और एक नए नियमों की पालना करते हुए समय पर घर पहुंचे। कि वर्तमान में जिस स्थिति में हम हैं, जिस सिचुएशन हम गुजर रहे हैं, उसका बचाव का मात्र एक उपाय मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। आमजन से, सारी पब्लिक से मैं यही अपील करता हूँ, इन तीनों चीज़ों की पालना करें, इस लड़ाई में हम विजय हो सके। मंडी लेवल पे हमारे डायरेक्शन जारी हो चुके हैं डायरेक्टरेट से भी, और हमने व्यापार मंडल से भी मीटिंग करी है। सभी व्यापारियों से अपील की है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइन को वो अपने स्वयं के स्तर पर पालना करें, क्योंकि आत्मरक्षा ही उनके लिए सबसे बड़ा बचाव है। सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है, छिड़काव प्रॉपरली कराया जाएगा, और स्पेशली सभी व्यापारियों को इसके लिए जागरूक किया गया है कि आप स्वयं के स्तर पर अपनी रक्षा करें, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। उससे बढ़कर हमारी सुरक्षा कुछ भी नहीं है, और व्यापारी खुद सजग रहेगा, उससे ही कोरोना की जो है बचाव हो सकता है। कोरोना फर्स्ट टाइम जो था वो इतना डर ज़्यादा था लोगों में, लेकिन अभी जो है फिलहाल लोग इसको हल्के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अब जो जैसे सरकार ने इतने स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस जारी किए हैं, उसके बाद लोगों में आज जिस तरीके से लोगों में माहौल था या व्यापारियों में माहौल था, तो उनमें खुद में डर था। खुद वो लोग चाह रहे थे कि हमारे लिए सुरक्षा के काम हो, और हम भी और आगे पहल कर रहे थे, वो लोग भी आगे बढ़कर। तो हमारी तरफ से तो उनको जो सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी, आज भी वह सुरक्षाएं सारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। पहले जो कोरोना की लहर आई थी उस समय सब लोग इस बीमारी से अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था कि इसके बारे में, डर ज़्यादा था। लेकिन अब जो है सभी व्यक्ति या हम सभी लोग उसके बारे में जागरूक हैं। पिछले 1 साल से हम इस महामारी से पीड़ित हैं, और अब हम स्वयं के स्तर पर इसके